हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग पेपर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि जीएस 1 हमारा है और उसमें क्या है, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास है और उसके बाद हम लोगों को पॉलिटी भी पढ़ना है और छत्तीसगढ़ का इतिहास वगैरह भी इसी में पढ़ना है। लेकिन पहले हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे और भाग 1 में हमारा क्या है, भारत का इतिहास है, तो वो हम पहले कवर करेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। और याद रखिएगा कि आपके जो सिलेबस है उसको आप सामने लेकर एकदम बैठ के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक टॉपिक क्या है, कवर होते जाएगा और आप क्या करेंगे, सिलेबस को टिक करते जाएंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ईजी होगा ये समझने में, बाद में एनालाइज करने में कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा बचा और कौन सा कवर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि पेन और पेपर लेकर बैठना है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप तुरंत ही नोट डाउन कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक आपका होगा आपके सिलेबस में प्रागैतिहासिक काल। बताइए सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, प्री हिस्ट्री वह होता है जब, देखिए, मानव अतीत के उस भाग को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं, जब मानव का अस्तित्व तो था उस टाइम पे, परंतु लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब उस टाइम के बारे में क्या हुआ है, लेखन का आविष्कार ना होने की वजह से लिखा नहीं जा चुका है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। और आपने एक सुना होगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या सुना होगा? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या समझते हैं? मतलब कि उस टाइम पे लेखन का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन पर्याप्त रूप से पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक दोनों को याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले विश्व इतिहास में ऐसा माना जाता है कि जो लेखन कला का जो आविष्कार है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल को जब हम भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं, तो शुरू होता है पूरा पाषाण काल से। तो हम यहीं से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला कौन सा है, पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया जाता है। आप इसका जो समय काल है वो मतलब कि याद रखेंगे। ठीक है, आपका मतलब जो समय दिया हुआ है एज इट इज़ इसको नोट डाउन कर लेंगे। और याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में भी 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। भारत में आरंभिक पूरा पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य जो है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग हस्त कुठार, विदारणी तथा खंडक यानी कि चोपर जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। मान लीजिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ देगा कि महाराष्ट्र मतलब कि भारत में पूरा पाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये तो आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो ये आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि अभी आपका मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कंटेंट भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारी थ्योरी को याद करेंगे और उसे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, फिर समझ समझ के लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे देखिए, मैंने आप लोगों को ऐसे वाले क्लासेस में बताया कि ऐसे कैसे लिखना है। फिर उसके बाद जैसे मैं अभी पेपर 3 पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो हिस्ट्री के किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं मैं आपको वो भी बताऊँगी। जब हमारा हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके लिए भी 1-2 क्लासेस कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आइए आप शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि निम्न पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के विकास के बारे में उत्तर पश्चिम में स्थित सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, या पेबुल चौपर चापिंग तथा दक्षिण भारत की हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति और मिर्जापुर की बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका आदि स्थानों से मिले साक्ष्यों से पता चलता है। तो निम्न पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है, आप लोगों को पता चल गया सोहन घाटी से, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत की संस्कृति से पता चलता है, मिर्जापुर जो कि कहाँ है, यूपी में है, वहाँ की बेलन घाटी से पता चलता है, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका, इन स्थानों से पता चलता है
कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता किस तरीके का था। अब देखिए, अब क्या लिखा हुआ है कि मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल सामान्यतः, अब यहाँ पर मध्य पूरा पाषाणकालीन के बारे में हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, निम्न पूरा पाषाणकालीन था, ये है मध्य पूरा पाषाणकालीन। तो यह स्थल सामान्यतः सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है, बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी और निवासा इत्यादि है। इस समय वेधनी, खुरचनी, छेदनी इत्यादि औजारों का क्या हो गया था, आविष्कार हो चुका था। फिर देखिए लिखा है कि मध्य पूरा पाषाण काल के औजारों में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर एवं चर्ट जैसे चमकीले पत्थरों का उपयोग शुरू हो गया था, जिसके कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण कालीन को क्या कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या होता है। देखिए मध्य पाषाण काल की विशेषता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इस काल में हुए जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु शुष्क एवं गर्म हो गई थी। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का क्या है, संक्रमण काल है। फिर देखिए लिखा है इस काल के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। आगे चलकर ये लोग क्या करने लगे, पशुपालन भी करने लगे थे। फिर देखिए लिखा है इस काल में हथियार बनाने के लिए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। इस काल के महत्वपूर्ण हथियार इकधार फलक, बेधनी तथा समलंब आदि हैं। फिर देखिए लिखा है अस्थियों एवं सिंह से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। इस युग से प्राप्त मानव कंकाल मानवीय युद्ध के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। याद रखिएगा कि इस युग में क्या मिला है, मानवीय कंकाल जो है वह किसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, मानवों का युद्ध होता था, मतलब वह युद्ध का संकेत प्रस्तुत करते हैं। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागोर नामक स्थान पर क्या मिला है, मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिए लिखा है मध्य पाषाण काल के साक्ष्यों में सराय नाहर के शवाधान एवं महदहा से स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर क्या होता था, इसे क्या बोलते हैं एक साथ दफनाने को, युगल शवाधान। क्या बोलते हैं, युगल शवाधान। नोट डाउन कर लीजिए, युगल शवाधान कहते हैं इसे। फिर देखिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल इसके बाद अर्थात मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है, नवपाषाण काल आता है। लगभग 8,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह नवपाषाण युग का आरंभ माना जाता है। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ तथा मानव स्थायी रूप से बसने लगे। यानी आप समझ सकते हैं कि मानव का स्थायी रूप से एक स्थान पर क्या करना, अपना निवास बनाना कब से शुरू हुआ था, नवपाषाण काल में। इससे पूर्व के जो मध्य पाषाण काल एवं पूरा पाषाण काल थे उसमें क्या होता था कि जो मानव था उसका स्थायी सभ्यता नहीं था, वह क्या करते रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने स्थान को बदलते रहता था। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह ट्रेवल करते रहता था भोजन पानी और अपने निवास और आवास के लिए। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल के स्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बुर्ज होम के गर्तवास का साक्ष्य। फिर देखिए लिखा है नवपाषाण कालीन लोग संभवतः मृत्यु के बाद के जीवन में भी आस्था रखते थे। मृतकों के साथ सामान या पशुओं को दफन किया जाना इसका प्रमाण है। नवपाषाण काल में क्या मिला था, मृतकों के साथ किसी भी अन्य सामान को दफनाया जाना। यानी कि नवपाषाण काल के लोग क्या करते थे, मृत्यु के बाद के जीवन में आस्था रखते थे। तभी तो वो मृत्यु हो गया है तो भी उसके सामान को उसके साथ दफना दे रहे हैं कि इसे उस जीवन में क्या होगा, इसका यूज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुई एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाए जाने का साक्ष्य और बुर्ज होम से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है।
फिर देखिए लिखा है नवपाषाण काल से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य तो मिले हैं, किंतु यहाँ से किसी भी प्रकार के व्यापार संबंधी साक्ष्य नहीं मिले हैं। याद रखिएगा कि नवपाषाण काल से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, परंतु किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? किसी तरह के व्यापार का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। देखिए लिखा है कि इस काल से किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि की जानकारी भी नहीं मिली है, और जहां नहीं मिली है इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए लिखा है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के विकास का जो साक्ष्य है वो नागार्जुन कोंडा से मिला है। दक्षिण भारत में बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है, नवपाषाण कालीन सभ्यता का एक मुख्य केंद्र है। देखिए ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ क्या होती है, तो याद रखिएगा जैसे ही नवपाषाण काल जो है वो समाप्ति के कगार पर था, तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि तांबे के बहुत से औजार का प्रयोग होने लगा था। तो उस टाइम के काल को कहते हैं ताम्रपाषाण काल। ये चीज़ याद रखिएगा, स्मरणीय तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ है? नर्मदा घाटी पर। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अनाज के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिए लिखा है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? गोदावरी घाटी में है। कलशवाधान सर्वाधिक बड़ी बस्ती यहाँ से मिले हैं। फिर है मालवा। मालवा है उत्कृष्टतम ताम्रपाषाणिक वृद्ध भांड। ठीक है। फिर है इनाम गांव। इनाम गांव का है किलाबंद बस्ती। इनाम गांव में वहां से क्या मिला है? किलाबंद बस्ती मिला है। फिर देखिए नोट में क्या लिखा है कि ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों की पृष्ठभूमि मुख्यतः ग्रामीण ही रही थी। संभवतः इन संस्कृतियों के लुप्त होने का कारण क्या थी? अत्यल्प वर्षा, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में वर्षा का होना। अब देखिए लिखा है ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, किंतु गिलुंद से पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए मालवा संस्कृति के अंतर्गत कायथा, नवदा टोली, नागदा और एरड़ की खुदाई हुई है। इनकी विशेषता है मालवा मृत भांड। इनकी क्या विशेषता है? मालवा मृत भांड, यानी कि जब कायथा, नवदा टोली और नागदा और एरड़ की खुदाई हुई तो वहां से मालवा मृत भांड प्राप्त हुआ, जिनको की ताम्रपाषाणिक मृत भांडों में सबसे उत्कृष्टतम माना जाता है। देखिए लिखा है मालवा संस्कृति के एक अन्य स्थल नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। महाराष्ट्र से प्राप्त स्थल जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली जो कि पुणे में है, सोनागांव, इनाम गांव और नासिक इत्यादि सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे संस्कृति कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। फिर से देखिए लिखा है यद्यपि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु इसकी कुछ बस्तियां जैसे कि दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर पर पहुंच गई थी। फिर देखिए दक्षिण भारत से प्राप्त पुरा स्थलों में ब्रह्मगिरी, पिक्कीहल, उतनूर, संगनाकल्लू, मास्की, नागार्जुन कोंडा तथा पयमपल्ली आदि प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए लिखा है पूर्वी भारत में बिहार के चिरांद तथा वर्धमान जिले के पांडु, राजार, ढीवी और वीरभूम जिले से महिषादल जैसे ताम्रपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए क्या लिखा है ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना की सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत संभवतः गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति के साथ हुई है। फिर देखिए लिखा है उस समय गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे एवं मसूर, उड़द, मूंग इत्यादि की भी खेती होने लगी थी। फिर देखिए ताम्रपाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से यह पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। फिर देखिए लिखा उस समय की प्राप्त मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। फिर बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि से तत्कालीन समाज में व्याप्त असमानता का पता चलता है। देखिए लिखा है चित्रित मृद भांडों के उपयोग का भी साक्ष्य ताम्रपाषाण काल से मिलता है। ये लोग पशुपालन सिर्फ मांस प्राप्ति के लिए करते थे, दूध निकाल कर उपयोग करने का चलन नहीं था। देखिए लिखा है उत्कृष्ट कोटि के औजार न बना पाने के कारण व्यापक रूप से कृषि कार्य न हो सका और यह संस्कृति धीरे धीरे अवसान की ओर बढ़ गई। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास पूरा पाषाण युग में किस तरीके से हुआ था उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।